तो यहाँ पे जो डेरिवेशन आपका आएगा वो इनमें से कुछ भी आ सकता है। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन इलास्टिक इन टू डायमेंशन, इलास्टिक इन वन, इलास्टिक इन टू डायमेंशन। हेलो स्टूडेंट, तो वी आर बैक विद द सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 11। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके स्कूल में आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली और आपको दिला सकते हैं अच्छे नंबर। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 11 फिजिक्स। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे अभी तक जो है काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ, और अब हम कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में हमने 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट देखे थे, उसमें से 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं वीडियो 1 में, और ये है तीसरा डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं वीडियो 2 में। जो पहले 2 डेरिवेशन हमने किए थे वो था आपका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन फॉर अ वेरिएबल फोर्स एंड फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। अब हम जो आज देखने जा रहे हैं वो है इसका लास्ट डेरिवेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखें वो डेरिवेशन क्या है। तो एक्चुअली वो एक डेरिवेशन है, वो है आपका कोलिजन। कोलिजन से रिलेटेड है। तो कोलिजन आपका जो हो सकता है वो इलास्टिक और इनइलास्टिक हो सकता है, एंड 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन आपका आएगा वो इनमें से कुछ भी आ सकता है। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इन इलास्टिक इन 2 डायमेंशन, इलास्टिक इन 1, इलास्टिक इन 2 डायमेंशन। तो देखिए कैसे तरह से क्वेश्चन आ सकता है और कैसे हम उसको आंसर करेंगे। तो इसमें हम जो देखने जा रहे हैं कोलिजन इन 1 डायमेंशन, दोनों हो सकते हैं केस, इलास्टिक इन इलास्टिक, ऐसे ही 2 डायमेंशन में इलास्टिक इन इलास्टिक। तो देखिए क्या, पहले 1 डायमेंशन देख लेते हैं जो इजी है। डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है आपके। डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द 2 बॉडीज आफ्टर सच कोलिजन। जब कोलिजन होता है उसके बाद जो वेलोसिटी आएगी उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, जो फाइनल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की आएंगी उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या वैल्यू होंगी, वो हमें ड्राइव करना है। या फिर डिस्कस ब्रीफली द इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ब्रीफली इनइलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन का बताएं। तो उसमें बेसिकली जो आपको बताना है वो उसमें एनर्जी लॉस होता है इनइलास्टिक कोलिजन में, आप लोग जानते हैं। तो कितना होता है वो हम अगर निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो लेट अस सी फर्स्ट, सबसे पहले हम देखें इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो पहले इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन देखते हैं। तो देखो यार, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए 2 बॉडीज हैं, 2 बॉल है मान लीजिए, और ये मूव कर रही है विद, सपोज ये 2 बॉल हैं एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। हम एक डायरेक्शन में मान लेते हैं कि बॉल हमारी जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ, सपोज दिस इज बॉल 1 एंड 2। तो इनकी स्पीड मान लीजिए कि ये बॉल आपका 1 है और ये बॉल आपका 1 है और ये 2 है। तो इसका जो मास है वो m1 मान लेते हैं, इसका मास हम m2 मान लेते हैं, और इसकी जो स्पीड है उसे u1 और इसकी स्पीड को u2 मान लेते हैं। ठीक है। अब अगर u1 जो है u2 से ज्यादा है, इफ u1 इज मोर देन u2, तभी कोलिजन पॉसिबल है। अगर जो पीछे से आ रहा है आपका जो ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड अगर ज्यादा है तभी कोलिजन पॉसिबल है। तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो कहीं पे जाके हिट करेगा, इसे कहीं पे जाके फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल को हिट करेगा। तो इस दौरान में कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड, पीछे वाले की स्पीड घट जाएगी। तो क्या होगा, फाइनली इसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी और आगे वाले की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए आगे वाला जो है हमने 2 माना है उसे, तो इसकी स्पीड मान लीजिए v2 हो जाती है, और इसकी स्पीड अब हो जाती है v1, और हम लोग इसे सेम डायरेक्शन में मान रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में ही स्पीड रहती है। ठीक है, ये अपोजिट भी हो सकती थी लेकिन हम अभी सेम मान रहे हैं। अपोजिट अगर होगी तो माइनस साइन आ जाएगा खुद ही जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली खुद ही नेगेटिव आ जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें नेगेटिव खुद आ जाएगा, है ना। तो हम लोग सिंपल मान रहे हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम ना आए, तो हमने सेम डायरेक्शन में ही सारे साइन मान लिए, u1 v1, u1 u2 v1 v2 सबको सेम डायरेक्शन में मान लिया। ओके, अब देखो यार, अब यहाँ पे जो है कोलिजन हुआ उस दौरान जो फोर्स लगा, इनमें जो फोर्स लगा वो कैसा फोर्स लगा, वो लगा इंटरनल फोर्स। कैसा फोर्स, इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स जब लगता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, तो वी कैन से कि हमारा जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। कौन से प्रिंसिपल से बोल रहे हो आप, कौन सा लॉ है ये, दिस इज, सही सोचा, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। तो आपका अगर फोर्स 0 है तो हमारा चेंज इन मोमेंटम भी 0 होगा। इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 तो चेंज इन मोमेंटम इज 0। दिस मीन्स यू कैन राइट दैट इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, सिस्टम का जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारा, m1 u1, इसका मोमेंटम m1 u1 है, इसका m2 u2 है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा हो जाएगा m1 u1 प्लस
m2u2, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, और ये आपस में बराबर होंगे, तो वी कैन राइट m1v1 प्लस m2v2, ये आपस में बराबर होंगे, राइट, तो बराबर आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बनी। अब इसमें हमारे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे हैं यहाँ पे जो हमें निकालना है v1 और v2 निकालना है ना, हमें u पता होगा, इनिशियल स्पीड पता होगी, मास ऑफ द बॉडी पता होगी, हमें निकालना क्या है यहाँ पे v1 और v2 निकालना है, v1 और v2 निकालना, राइट। तो देखो यार दो वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन है, तो इससे तो काम चलेगा नहीं, इससे तो काम चलेगा नहीं, तो एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो एक और इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो एक और इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये कोलिजन कैसा है हमारा, दिस इज इलास्टिक कोलिजन, और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व। तो बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन एनर्जी इज इक्वल, इन दिस केस एनर्जी इज इक्वल, एनर्जी इज इक्वल। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो बिफोर द कोलिजन एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो बराबर है आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये बराबर होगी इस एनर्जी के। तो एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं, वी कैन राइट दैट इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी initial equal to kinetic energy final, and this implies that half m1 u1 का स्क्वायर, ये u1 है, प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और जो पहले हमने बनाई थी वो इक्वेशन नंबर, इसे मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन है 1 और 2, और दो वेरिएबल है v1 और v2, तो हमें v1 और v2 निकालना है। तो अब देखो यार ये इक्वेशन हमारी जो है ना, ये इक्वेशन तो ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक टाइप की 2 डिग्री की इक्वेशन बनी है ना, तो यहाँ पे हम यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू पुट करते थे, जब हमारी इक्वेशन लीनियर बनती थी तो वैल्यू एक की v1 की पुट कर दी वहाँ पे, तो v2 आ जाएगा ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ना वहां से उठा के, मान लो मैं v1 की वैल्यू, हम ऐसे तो करते हैं भाई x प्लस वाई में इक्वेशन होती है तो हम x की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, तो y की टर्म में आता है, y को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर वो काम हम यहाँ पे करेंगे ना, अगर यहाँ पे वो काम करेंगे तो क्या होगा कि v1, मान लो मैं v2 की वैल्यू निकालूं यहाँ से और उसे वहां पुट कर दूं, तो v2 का स्क्वायर बन जाएगा वहां पे, क्योंकि हाफ m2 v2 स्क्वायर लिखा है वहां पे, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसको इजी करने के लिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है ना ऐसे करते हैं, इसको ना m1 वाले को एक साथ ले आते हैं, देखो क्या होगा इससे, m1 वाले को एक साथ ले आते हैं, m2 वाले को एक साथ ले आते हैं, तो m1 वाले को मैं इधर ले आता हूं मान लो, तो ये जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं m1 वाले टर्म को यहां ले गया, तो हाफ m1 कॉमन आ गया और ये बचा। अब मैं m2 वाले को इधर ही रहने देता हूं, उस वाले को, तो m2 ये क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर, यहां से अगर मैं इसको यहां ले आऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा u2 का स्क्वायर, सॉरी यहां पे आ जाएगा u2 का स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, नेक्स्ट हम यहां पे ये कर सकते हैं, अभी हमने जो इसको देखो, अगर मैं लिखूं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, ऐसे लिख सकता हूं, u1 प्लस v1 हाफ m1 तो है ही यहाँ पे, यानी m1/2 तो है ही, m1 को काट लो चाहे, तो मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, m1 को अगर मैं काट दूं, सॉरी m1 को नहीं, अगर मैं 2 को काट दूं तो m1 बचेगा यहाँ पे, m1 बचेगा यहाँ पे, तो m1 ये बना, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया था, m2 बचा, v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 सॉरी ये u है, एंड v2 माइनस u2 ये बचा। अब देखो एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर मान लो 3 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मैंने निकाल के इक्वेशन नंबर 3 निकाली है। अब देखो यहाँ पे जो है, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं दोबारा, इक्वेशन नंबर 1 को सॉरी, तो ये इक्वेशन बनी थी, यहाँ भी अगर मैं इसको सेम साइड ले आऊं, अगर मैं m1 u1 को और m2 u2 को सेम साइड ले आऊं तो क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन आपकी बन जाएगी, मैं यही कर लेता हूं, आप लोग चाहो तो अलग भी कर सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन में m1 को एक साथ ले आऊं तो m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल टू, इधर को m2 बचेगा
वो हो जाएगा U2 माइनस U2, सॉरी ये V2 है, यहाँ पे V2 माइनस U2, ये बचेगा हमारा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर मान लो मेरी 1 2 3 हो चुकी है, तो 4 इक्वेशन मान लो इसे, ये मेरी 4th इक्वेशन आई, ये मेरी इक्वेशन नंबर मान लो 4 आई। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे यार, अब यहाँ पे जो है मेरा ये इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं देखूं और मैं इक्वेशन नंबर 3 को देखूं, तो यहाँ पे जो है ये V2 U2 आया है, ये चीज आई है जो माइनस में, और ये जो माइनस में आई है, सेम चीज यहां भी आ रही है, सेम चीज यहां भी आपकी आ रखी है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, उसको थोड़ा इजी कर सकता हूं। तो क्या करूंगा मैं इसको, मैं इनको डिवाइड कर देता हूं। क्या करता हूं मैं, डिवाइड। तो लेट अस डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 हम पीछे निकाल चुके हैं, तो उससे अगर मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो ये मेरे ख्याल से इतना कट जाएगा, यहाँ पे M1 U1 माइनस V1 कट जाएगा, यहाँ पे M2 U ये कट जाएगा V2 माइनस U2, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, देखो यहाँ पे हमारा आया था ये U1 माइनस V1 के साथ M1 था और M2 V2 माइनस U2। तो ओके, यहाँ पे मैं जो इसे काट दूंगा तो मेरा ये जो है टर्म कट जाएगा, यहाँ पे नहीं काटता मैंने, नीचे कट जाएगा अगर मैं नीचे लिखूंगा तो। हाँ, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, पेन ले लेते हैं पहले। ओके, तो अब जो है इसे डिवाइड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका U1 प्लस V1 इक्वल टू, यहां बचेगा V2 प्लस U2, ये बचेगा। ठीक है, तो हमारा बन गया U1 प्लस V1 V2 प्लस U2। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर यहां ले जाऊं तो ये मेरा बन जाएगा U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो ये फाइनल वेलोसिटी का V2 माइनस V1 का सब्ट्रैक्शन हुआ है और ये इनिशियल वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, और यहां पे आपको पता है, अगर आपको एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक टर्म होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो एक्चुअली ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये अप्रोच है, ये सेपरेशन और अप्रोच है, तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वो भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं, अगर आपके डेरिवेशन लंबा है, ज्यादा नंबर का है और टीचर को आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे 1 आएगा, इलास्टिक कोलिजन में 1 आता है। लेकिन हमें क्या करना है, मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूं, हमें जो है V1 V2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूं नंबर 5। अभी इक्वेशन नंबर 5 जो मेरी है और जो इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों लीनियर इक्वेशन है। दोनों कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, यानी कि स्क्वायर नहीं है दोनों टर्म में। और 2 वेरिएबल है मेरे पास, 2 इक्वेशन हो गई अब, है ना। अब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, और दोनों कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूं, अब मैं निकाल सकता हूं अपनी वैल्यू ऑफ V1 या फिर V2। तो निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, अगर मुझे V1 निकालना है मान लो, तो मैं V2 की वैल्यू निकाल के वहां से यहां ले आऊंगा, यहां पुट कर दूंगा। तो मेरा जो V2 का वैल्यू है यहां अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरा फिर पूरा इक्वेशन ये M1 U1 M2 U2 इसकी फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं V1 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1। तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पे निकालनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ V2। तो V2 की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, V2 की जो वैल्यू होगी यहां से हो जाएगी U1 माइनस U2 प्लस V1, ये वैल्यू आएगी। दिस इंप्लाइज दैट अब नाउ पुटिंग दिस V2 इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग V2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको पुट कर दोगे कहां पे, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 मतलब इसमें पुट कर देंगे M1 U1 वाली में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हमें V2 की वैल्यू पुट करनी है, तो M1 U1 तो ऐसे ही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने बनाया था। M2 U2 भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू M1 V1 ऐसे रखेंगे, प्लस M2 V2, यहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो V2 की जो वैल्यू मेरी आई है वो आई है U1 माइनस U2 प्लस V1, U1 माइनस U2 प्लस V1, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। और मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे V1 निकालना है। तो मैं V1 वाली टर्म को एक तरफ रखता हूं। तो मेरा यहाँ पे जो इक्वेशन बना है वो बना है M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे
ये है M2U2 माइनस M2U1 सॉरी, और ये है M2U2, ये है M1V1। पहले M1V1 को एक साथ कर लें, V1 वाले को एक साथ कर लें, तो M1 प्लस M2 इंटू V1, तो ये हो गया हमारा ये दोनों। अब इनको यहां ले आते हैं, इनको अगर मैं यहां लेके आऊं तो जो U1 वाली टर्म है उनको एक साथ कर लेता हूं, तो U1 वाली टर्म को यहां लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, M1 है यहाँ पे M1U1, यहाँ पे है M2U1, तो इधर ले आऊंगा तो उसको क्या हो जाएगा, ये M1 माइनस M2 इंटू U1 हो जाएगा। ये तो ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे माइनस M2U2 है, यहाँ पे प्लस M2U2 है, इसको यहाँ लाऊंगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ M2U2। ये मेरी इक्वेशन आई, ये मेरी इक्वेशन आई, ठीक है। अब मुझे V1 निकालना है, तो V1 निकालने के लिए इसको यहाँ डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू M1, इसको मैं यहाँ लिया M1 माइनस M2 U1, ये तो था ही पहले, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या था 2M2, ये 2M2 था, इसको डिवाइड करेंगे तो M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा U2। तो ये यार मेरी बड़ी सी इक्वेशन बन गई, काफी बड़ी इक्वेशन है होती है ये। तो ये मेरी आ गई वैल्यू ऑफ V1, ये मेरी आ गई वैल्यू ऑफ V1, तो ये मेरी आ गई V1। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अगर V2 कैलकुलेट करना हो तो कुछ नहीं करना यार, देखो पूरा डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन पूरा डेरिवेशन नहीं करना होता, यहाँ पे पूरा डेरिवेशन दोबारा नहीं करना हमें। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 और 2 को आपस में रिप्लेस कर देंगे, जहां पे 1 लिखा है वहां पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 लिखा है वहां पे 1 कर देंगे, तो हमारा V2 भी आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो रिप्लेसिंग 1/2, दिस इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। 1 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 1 हो गया, नीचे तो ये 2 M2 प्लस M1 लिखो या M1 प्लस M2 लिखो, एक ही बात है। ये हो जाएगा U2 प्लस ये हो जाएगा 2 ऑफ M1 डिवाइड बाय, नीचे तो सेम ही रहेगा क्योंकि प्लस में है दोनों, और ये हो जाएगा U1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम V2 निकालेंगे, दिस इज अवर फॉर्मूला। तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन हो गया वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में। इस तरह से हमारा डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ओके, तो लेट अस डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं हम लोग। इन इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है, वो हमें निकालना होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये दो बॉडी हैं, M1 और M2 मास की, और पीछे वाली जो बॉडी है ये M1 है, ये U1 स्पीड से चल रही है और ये जाके M2 को हिट कर रही है। M2 को हम लोग जो है रेस्ट में मान रहे हैं, M2 को हम लोग क्या मान रहे हैं कि वो रेस्ट पे है, रुकी हुई है, हमने इजी कर लिया थोड़ा, तो रेस्ट पे माना है हमने। और टकराने के बाद क्या हुआ है, दोनों आपस में चिपक गई, ये दोनों आपस में चिपक गई और दोनों साथ में मूव करने लगी विद द स्पीड ऑफ V। तो ये एक जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक। बॉडी आपस में चिपक जाने का मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे E की वैल्यू 0 होती है ना, हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे जो E की वैल्यू है वो आपकी हो जाती है 0, E की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन है, यहाँ पे आपको निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो उससे हमारा लॉस आ जाएगा। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको पहले V चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको M1 पता होगा, M2 पता होगा, U1 पता होगा, लेकिन हमें V नहीं पता, तो V हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो V निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे जो है इनइलास्टिक कोलिजन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जरूर लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और ये कौन सा लॉ होता है आपका, दिस इज न्यूटन अगेन सेकेंड लॉ होता है कि अगर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेट अस राइट अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी कैन राइट M1 U1 प्लस इसका तो 0 हो जाएगा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज M1 प्लस M2 इंटू V। मास आपका M1 प्लस M2 हो गया, स्पीड V हो गई, तो यहां से V आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट V इक्वल टू कितना आ जाएगा, M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। दिस इज द वैल्यू ऑफ V। तो V की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी का चेंज, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो मेरी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल KE फाइनल माइनस KE इनिशियल, और यहाँ पे जो KE इनिशियल होगी वो तो आपको पता है हाफ M1 U1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, हाफ ऑफ
m1 प्लस m2 नेट मास इंटू v का स्क्वायर माइनस इनिशियल हो जाएगी हाफ m1 u1 का स्क्वायर, राइट। अब देखो ये डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मुझे, तो v की वैल्यू अगर मैं पुट करूं यहाँ से तो v की वैल्यू कितनी आई है मेरी m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा डेल्टा के ई इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब ये, यानी कि m1 का स्क्वायर इंटू यू का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर इंटू यू का u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि v का स्क्वायर लिख रहे हो आप, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा हुआ ये वाला पार्ट, माइनस ये वाला पार्ट, माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर, माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे क्या होगा, एक तो इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं क्या, हाफ m1 और u1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे m1 कॉमन ले सकते हैं दोनों तरफ है, u1 का स्क्वायर दोनों तरफ है कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, अंदर क्या बचेगा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, m1 बचा यहाँ पे, और नीचे क्या बचा m1 प्लस m2 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, ये आपने पूरा कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1, हाँ जीरो नहीं बचेगा, कुछ बच्चे कहते हैं जीरो बचेगा, जीरो नहीं बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा इसको अब जो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा एलसीएम में अंदर, तो क्या हो जाएगा ये m1 माइनस ये पूरे का पूरा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस m1 हो जाएगा और माइनस m2 भी हो जाएगा, तो ये तो आ गया अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट हो गया हाफ ऑफ m1 v1 नहीं है u1 का स्क्वायर, ये है u1 का स्क्वायर। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा आपका m1 से m2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस हाफ ऑफ m1 m2 u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये आपका आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, काइनेटिक एनर्जी आपकी लॉस हुई है, तो दिस इज कमिंग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे लॉस निकाल लिया है, इस तरीके से हमने दोनों डायरेक्शन देख लिए हैं, यानी कि वन डायमेंशन मोशन में इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में हमने देख लिया है, इलास्टिक में हमने पूरा निकाला वेलोसिटी वगैरह फाइनल, और इन इलास्टिक में हमने स्पेशल केस ले लिया परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस, और उसको हमने ड्राइव करके यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इन इलास्टिक कोलिजन में कैसे कैसे होता है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डेरिवेशन विच इज टू डायमेंशनल कोलिजन इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक। ओके बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो है वो है डिस्कस द ब्रीफली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और ब्रीफली एनालिसिस द इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन में जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा यार, इक्वेशन तो वही बनेंगी जो हमने पहले बनाई है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह, है ना। तो अगर हमारा इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों बनेंगी, अगर केवल हमारा इनइलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनेगा, ठीक है। बस यहाँ फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि टू डायमेंशन मोशन है तो आप जो है एक और इक्वेशन बना सकते, आप दो इक्वेशन बना सकते हैं, एक तो एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, है ना। जो मोमेंटम हमारा है वो हम एक्स में भी ले सकते हैं और वाई में भी अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि दोनों मोमेंटम एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वी कैन मेक सेपरेट इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो लेट अस सी, देखते हैं उससे हमें क्या फायदा होता है, हम कितना कर पाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है आपकी और इसका मास m1 है और ये u1 स्पीड से आई और इसने एक बॉडी को हिट किया जिसका मास m2 था और ये u2 स्पीड से चल रही थी, ठीक है। कितनी स्पीड से चल रही थी, u2 स्पीड से, ठीक है। अब देखो यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि u1 ज्यादा होगा तभी हिट करेगा, है ना। अब मान लो ये टकराई और टकराने के बाद जो है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन था वो कुछ ही और डायरेक्शन में था। लाइन ऑफ एक्शन मतलब, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब कि देखो एक होता है आपका, जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी है और ये टुवर्ड इसके सेंटर की तरफ हो, अगर ये टुवर्ड द सेंटर होगा तो जो हिट करेगा तो ये आपका जो बॉडी है वो इसी डायरेक्शन में वन डायमेंशन में ही आगे जाएगा, वन डायमेंशन में ही आगे जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस बॉडी का वेलोसिटी इधर को है और इसका ऐसे कुछ थोड़ा सा ये एंगल में फर्क है, थोड़ा सा भी अगर फर्क है तो क्या होगा, ये बॉडी जब टकराएगा तो इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर को लगाएगा और ये बॉडी कुछ इधर को चला जाएगा, क्योंकि जब टकराएंगे तो ये पॉइंट के कांटेक्ट में आएंगे, ये पॉइंट आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो फोर्स इधर को लगेगा, तो हमारी जो बॉडी होगी कुछ इधर को चली जाएगी और ये वाली बॉडी हो सकता है कुछ इधर को चली जाए, ये वाली बॉडी कुछ इधर को चली जाए, है ना। तो यहाँ पे यार हमारा जो ये है बॉडी टकराने के बाद वो क्या होगा, टू डायमेंशन में चला जाएगा। तो हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और वो किस एंगल पे जाएगा, वो किस एंगल पे
जाएगा। तो देखो यार, मान लो टकराने के बाद ये जो है ऐसे चला गया। सपोज मान लीजिए ये टकराने के बाद आपकी जो वेलोसिटी है फाइनली, आपका जो ये बॉडी है मान लीजिए ए और ये है बी। टकराने के बाद मान लीजिए जो ए है वो चला गया इस डायरेक्शन में, ये जो मान लीजिए आपका ए बॉडी है वो चला गया इस डायरेक्शन में, और बी बॉडी चला गया कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका स्पीड मान लीजिए v1 हो गया फाइनली, इसका हो गया v2। ठीक है, अब ये जो एंगल है, इनका एंगल है यहाँ से, वो एंगल हम मान लेते हैं, इसका एंगल मान लीजिए थीटा हो गया x के साथ, और इसका हो गया फाई। तो टकराने के बाद ये दोनों बॉडियां जो हैं कुछ इस डायरेक्शन में चली गई और इनका एंगल ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लगाएं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है पहले, तो इलास्टिक कोलिजन में दोनों लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी, तो बिल्कुल सिंपल है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर के। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप x में भी लगा सकते हो, y में भी लगा सकते हो। तो अगर मैं x डायरेक्शन में लगाऊं, ये तो आप ये क्या लगाया आपने, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया है। अब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो अगर ये लगाएं हम तो क्या लिखेंगे, x डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1u1 प्लस m2u2 है, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, इसका जो वेलोसिटी इधर को है, इसका x कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, तो v1 cos थीटा आ जाएगा। आपको पता है जिधर को हमारा थीटा होता है उधर को cos थीटा आता है। तो m1 इसका जो मोमेंटम x डायरेक्शन में होगा वो हो जाएगा m1v1 cos थीटा, इसका हो जाएगा m2v2 cos फाई। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1v1 cos थीटा प्लस हम कर देंगे m2v2 cos फाई। एक इक्वेशन ये आ गया, इक्वेशन नंबर मान लो ये 1 है, ये 2 आ गया। एक और हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन, अब अगर आप y डायरेक्शन में देखें तो इनिशियली कोई भी वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं है, दोनों वेलोसिटी x डायरेक्शन में है ना। तो इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है y डायरेक्शन में, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, तो ये हो जाएगा v1 साइन, इधर को हमने कॉस लिया था तो ये वाला हो जाएगा v1 साइन, और ये हो जाएगा v2 साइन, ये भी साइन हो जाएगा साइन फाई, और ये हो जाएगा v1 कॉस सॉरी साइन थीटा, v1 साइन थीटा इधर को आ जाएगा, और इसका आ जाएगा v2 साइन फाई इधर को। ठीक है, दोनों का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक को प्लस मानेंगे एक को माइनस मानते हैं। तो हम लिखते हैं इसका मोमेंटम m1 v1 साइन थीटा, और इसको मान लेते हैं नेगेटिव, तो माइनस m2 v2 साइन फाई। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे जो है हमें ये प्रूव करना होता है कि अगर मान लो मैं स्पेशल केस ले लूं, स्पेशल केस मतलब अगर मैं m1 m2 को बराबर ले लूं, m1 इक्वल टू m2 ले लूं, और एंड इसको जो है 0 मान लूं, v2 को 0 मान लूं, u2 को मैं ये मान लूं कि रेस्ट में था पहले, तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल का सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा, थीटा प्लस फाई जो है 90 डिग्री आएगा, यानी ये बॉडी टकराने के बाद परपेंडिकुलर मूव करेंगी, ये हमें प्रूव करना है फॉर अ इलास्टिक कोलिजन। तो कैसे प्रूव कर सकता हूं, लेट अस टेक m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m और एड u2 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएंगी, तीनों इक्वेशन एक बार हम दोबारा लिख देते हैं, तीनों इक्वेशन हमारी क्या बनेंगी। तो देखो m अगर मैं बराबर मान लूंगा यहाँ पे मास को, तो सारे m कट जाएंगे, आपके सारे m कट जाएंगे, और v2 को 0 मान लूंगा तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा, ये बचेगा, यानी कि u1 स्क्वायर बचेगा, हाफ भी कट जाएंगे, u1 स्क्वायर यहां बचेगा, v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगी, अगर हम मान लें इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, अगर हम ये मान लें एंड u2 को 0, उसको रेस्ट में मान लें, ये जो हमारी बॉडी है यहाँ पे, इस बॉडी को रेस्ट में मान लें, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी। तो इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 का
स्क्वायर, एक तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर, मान लो ये 4 है। ऐसे ही ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, यहां पे भी ये 0 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा m सारे कट जाएंगे आपके, तो u1 इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, u1 इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, ये बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर, मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये मान लीजिए 5 है हमारी, इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, m कट जाएगा और यहाँ पे तो u1 है नहीं हमारा, तो हमारा m कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा v1 sin थीटा इक्वल टू v2 sin फाई, इक्वल कर लेते हैं v1 sin थीटा इक्वल टू v2 sin फाई, v1 sin थीटा इक्वल टू v2 sin फाई बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। तो हमारी 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम जो है यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने की। देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें u1 का स्क्वायर जो है ये आ रहा है और इसमें u1 की वैल्यू ये आ रही है। अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट कर दें, अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो u1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा इस पूरे का स्क्वायर। तो अगर मैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो आई विल गेट v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई का होल स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है ये। अब मैं इसको ओपन करता हूं ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2v1 v2 cos थीटा cos फाई इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं v1 वाले टर्म को यहां ले आता हूं, तो ये v1 का स्क्वायर इसको यहां ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी कि v1 स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऐसे इसको यहां लाऊंगा v2 के साथ वाले को, तो ये v2 का स्क्वायर है, यहाँ पे v2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर फाई यानी कि sin स्क्वायर फाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इस साइड को बन जाएगा, इस साइड को हमारा बन जाएगा v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ये बन जाएगा v1 स्क्वायर कॉस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा बन जाएगा हमारा v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये किस साइड बना, राइट हैंड साइड बना। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहां लिख देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा बचा ये 2v1 v2 cos थीटा cos फाई, 2v1 v2 cos थीटा cos फाई, 2v1 v2 cos थीटा cos फाई, ये बचा, ये बचा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जो है यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं दोबारा। देखो ये जो मेरी इक्वेशन, एक और इक्वेशन बची हुई है ये वाली, इसको यूज करते हैं। इसको यूज करके मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे v2 sin फाई की वैल्यू पुट करता हूं। v2 sin फाई की वैल्यू कितनी है, v1 sin थीटा। v2 sin फाई की जो वैल्यू है, v2 sin फाई मतलब कि ये चीज जो है मेरा v2 sin फाई, v2 sin फाई का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं v2 sin फाई को क्या लिख सकता हूं, v1 sin थीटा यूजिंग इक्वेशन 6 मैं लिख सकता हूं, ये तो सेम रहेगा। v2 sin फाई को लिख सकता हूं v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, v2 sin फाई वाज v1 sin थीटा, v1 sin थीटा, v1 sin थीटा, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा। और इधर को तो सेम रखेंगे v1 v2 cos थीटा cos फाई। अब जो है इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। अब इससे हम ये 2 से 2 उड़ा देते हैं, v1 से एक v1 उड़ा देते हैं, तो इससे हमारा
जो है आ गया v1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ गया। मैं ऐसे cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो cos थीटा मेरा क्या आ जाएगा ऐसे, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू इस साइड को क्या बचा, v1 बचा और साइन स्क्वायर थीटा बचा, अपॉन में इधर को क्या बचा, ये अपॉन में चला जाएगा v2 cos फाई, ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये मेरा वैल्यू आ गया cos थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, मैं क्यों निकाल रहा हूं ये, ताकि मुझे वो यहाँ पे प्रूव करना है ना, ये वाला जो है मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यानी cos थीटा प्लस फाई जो है हमारा 90 डिग्री है, वो मुझे प्रूव करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नाउ अगर मैं cos थीटा प्लस फाई लिखूं, cos थीटा प्लस फाई, तो मुझे ये एंगल 90 प्रूव करना है, मुझे ये एंगल 90 प्रूव करना है। ये 90 प्रूव करने का मतलब cos 90 जीरो होता है, तो इसको मैं जीरो प्रूव कर दूं अगर, तो 90 हो जाएगा एंगल। अगर मैं cos को जीरो प्रूव कर दूं तो इसको जीरो प्रूव करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आपकी होती है cos a प्लस बी होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये हो जाएगा cos a यानी कि cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, cos थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, तो cos थीटा की वैल्यू तो यहां से पुट कर देता हूं, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरी, यहां पे लिख देता हूं, इक्वल टू हो जाएगा ये यहां से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी v1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन में v2 cos फाई मल्टीप्लाई बाय, ये हमने cos थीटा की वैल्यू पुट करी, cos फाई से मल्टीप्लाई होना है अभी ये, तो cos फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos फाई कट जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली ये वाला cos फाई कट जाएगा। माइनस में क्या है आपका sin थीटा sin फाई, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं sin फाई की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। sin फाई की वैल्यू जो है, मुझे यहाँ पे sin फाई की वैल्यू चाहिए, वेयर इज sin फाई, ये sin फाई की वैल्यू चाहिए मुझे, sin थीटा तो माइनस sin थीटा कर लेता हूँ, और sin फाई की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा मुझे वापस जाना पड़ेगा, इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। दिस वाज द इक्वेशन, दिस वाज द इक्वेशन, तो यहाँ पे sin फाई जो मेरा है वो है v1 sin थीटा बाय v2, 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 v1 sin थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा बाय v2, ये हो जाएगा। अब इसको आप देखें ध्यान से, तो क्या बन जाएगा, v1 sin स्क्वायर थीटा बाय v2, तो ये फर्स्ट टर्म बन गई, माइनस v1 बाय v2 sin स्क्वायर थीटा सेकेंड टर्म, और दोनों टर्म बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्री, इस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाई 90 डिग्री। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो बॉडीज आपकी होती हैं इलास्टिक कोलिजन में, अगर उनका मास बराबर हो और एक बॉडी शुरू में रेस्ट में हो, तो टकराने के बाद दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। कैसे करती हैं मूव, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। एक बार डेरिवेशन दोबारा देख लो, काफी लंबा डेरिवेशन था, दोबारा एक बार देख लें ब्रीफ में। तो देखो हमने क्या किया है, हमने यहां पे ये इक्वेशन बनाई, हमने ये पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने तीनों इक्वेशन बनाई, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तीन इक्वेशन बनाई है। उसके बाद हमने अजम्पशन मान लिया कि m1 m2 बराबर है और u 0 है, हमने एजम्पशन मान लिया। फिर हमने इक्वेशन, तीनों इक्वेशन दोबारा लिखी हैं, तीनों इक्वेशन जो बनाई थी वो दोबारा लिखी हैं। उसके बाद हमने इनको सॉल्व किया है और हमने ट्राई किया है कि हम जो वैल्यू है वो निकाल पाए, हम जो वैल्यू है cos थीटा की और sin थीटा की वैल्यू फाई के टर्म में निकाल पाए। तो हमने यहाँ पे जो है cos थीटा की वैल्यू निकाली है, cos थीटा की वैल्यू निकाली है, और फिर हमने sin फाई की वैल्यू निकाली है, उसको हमने फाइनली जीरो प्रूव करना था, हमने उसको जीरो प्रूव किया है। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा ब्रीफ स्टेप देख लो क्या क्या है, तीनों इक्वेशन, अजम्पशन के बाद तीनों इक्वेशन, cos थीटा की वैल्यू, और फिर cos का जो होता है थीटा प्लस फाई का इक्वेशन, और फिर sin की वैल्यू, और फाइनली जीरो आंसर। तो ये हमें स्टेप सारे करने हैं, इतना अगर हम कर ले तो हमारे को पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता। ओके, तो अब देखते हैं अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा। तो उसके बारे में डेरिवेशन ज्यादातर नहीं पूछते आपसे। अब आपसे अगर इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो हम ले सकते हैं एग्जांपल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन अगर आपका होगा तो दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएंगी, और उनका जो, मान लीजिए बॉडी यहां से आई और टकरा के ऐसे चिपक गई और इधर को चली गई कहीं, मान लीजिए किसी डायरेक्शन में, तो इनका जो मोमेंटम होगा, इनका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। इस बार भी क्या होगा, मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, तो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दिस केस।
तो इस डायरेक्शन में इस बार हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन दोबारा लिख देनी है, और इस बार हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाना है। तो वहां से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं और उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन, कि मान लीजिए बॉडी आपकी टकराई और इनइलास्टिक कोलिजन है, मान लीजिए अगर इनइलास्टिक कोलिजन है, और मान लो पहला केस ये मान लेते हैं कि हमारा जो कोलिजन है वो नॉर्मली है, माने परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं मानते, पहले सिंपल कोलिजन मान लेते हैं। तो ये टकरा के बॉडी इधर को गई थी आपकी, आपने जो डायग्राम बनाया था, आपने एक बॉडी को इधर भेजा था, एक को इधर भेजा था, इनकी स्पीड को u1 माना था हमने, सॉरी v1 माना था, और ये एंगल थीटा था यहाँ पे, और ये एंगल फाई था, और ये v2 था। ठीक है, तो आप जो इक्वेशन बनाओगे क्या बनाओगे, इक्वेशन सेम बनाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 cos फाई cos थीटा, सॉरी x डायरेक्शन में इक्वेशन बना रहे हैं, प्लस m2 v2 cos फाई। ये हमारी इक्वेशन हो गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन बनाओगे तो क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 sin थीटा माइनस m1 m2 v2 sin फाई। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा इन y डायरेक्शन। तो इतना हम कर सकते हैं, ये हम इतना लिख सकते हैं, इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा होगा। ठीक है, अगर फिर भी एक स्पेशल केस हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का, अगर वो आपसे पूछते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बताओ कैसे कैसे होगा, तो अगर उसमें हम देखें तो हम उसमें मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे आई आपकी, और ये आके दूसरी बॉडी से टकराई जो कि ऐसे कोई जा रही थी, और टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों चिपक गई, आपस में दोनों चिपक गई। तो इनका जो मोमेंटम होगा वो एक डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो मोमेंटम होगा मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में चली गई, मान लीजिए बॉडी जो आ रही थी, ये पहले जो एंगल बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा बना रही थी, और अब इसने बना दिया फाई फाई। ठीक है, टकराने के बाद दोनों जो गया साथ में, उन्होंने एंगल बनाया फाई, इनका जो स्पीड है वो मान लो v हो गया, मास इनका हो जाएगा m1 प्लस m2। टकराने से पहले इसका मास, इसकी वेलोसिटी मान लो u1 थी, मास m1 था, इसका मास m2 था, और इसकी स्पीड इधर को मान लो इधर को थी, वो थी आपकी u2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कंजर्वेशन मोमेंटम दोबारा अगर लगाएं यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में लगाएं अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वी विल राइट दैट इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 cos थीटा हो जाएगा, और इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 u2 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v cos फाई, एक्स डायरेक्शन में cos फाई आ जाएगा। तो दिस इज वन इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बना लो y डायरेक्शन में, तो इसका जो मोमेंटम है नीचे की तरफ है, फाइनली भी नीचे की तरफ है, तो y डायरेक्शन में अगर हम लगाएं, y में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, तो आपका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 sin थीटा, और ये नेगेटिव मान सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि माइनस y डायरेक्शन में है। इसका मोमेंटम 0 है y डायरेक्शन में, जो बॉल थी इधर को जा रही थी, इसका मोमेंटम ने 0 माना है, इक्वल टू वी कैन राइट m1 प्लस m2 इंटू v इंटू साइन फाई। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बनी है। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं अपनी डिफरेंट वैल्यूज। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज। तो यार ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, कि क्या वैल्यू वहां पे दी हुई है, कैसे एंगल दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। आपको जो डेरिवेशन पूछा था उसमें बोला था ब्रीफली डिस्कस कर दो, तो हमने ब्रीफली डिस्कस कर दिया कि कैसे कैसे होता है इन इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में पूरा इलेबोरेट किया है, लेकिन इलास्टिक को ब्रीफली डिस्कस किया है जैसे बोला गया था। तो ज्यादा चांस है कि इलास्टिक कोलिजन आपके पास आएगा, वो आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो होप आप लोग समझ गए होंगे एंड इसको आप इलास्टिक कोलिजन को आप ढंग से कर पाएंगे। तो होप आप लोग ये कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं हम लोग दोबारा दूसरी वीडियो के साथ, ताकि आपके नंबर ज्यादा आए एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच एंड बाय टू ऑल।